स्वागत है। आज हम स्क्विड गेम की दुनिया में वापस जा रहे हैं। सीजन 2 याद है? क्या कमाल किया था नेटफ्लिक्स पर। हाँ बिल्कुल। वो पहले 72 घंटों में 68 मिलियन व्यूज, मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। सही कहा। और उसी हाइप के साथ आया सीजन 3 27 जून 2025 को। छोटा था ये वाला, सिर्फ 6 एपिसोड्स, और कहा गया कि भाई ये फाइनल है, आखिरी सीजन। हाँ, फाइनल चैप्टर। तो हमारे पास जो भी अंदर की खबरें और डिटेल्स हैं, उनके बेसिस पर आज हम इसी आखिरी सीजन को थोड़ा कुरे देंगे। कहानी, क्या मोड़ आए, किरदारों का क्या हुआ, और मतलब क्या निकला इस सब का। बिल्कुल। और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 2 छोड़ा था। हाँ, प्लेयर 456 सियोंग गेहून, वो अमेरिका जाने वाला था, प्लेन में चढ़ने वाला था, लेकिन नहीं गया। वो वापस मुड़ गया, खेल को खत्म करने के इरादे से। बिल्कुल। तो यहां से ना बात सिर्फ जान बचाने की नहीं रह जाती, ये अब मतलब सिस्टम के खिलाफ एक जंग बन जाती है, सीधी टक्कर। हाँ, एक तरह से पर्सनल वेंडेटा से ज्यादा बड़ा कुछ हो गया। और सीजन 3 में रफ्तार बहुत तेज है, शुरू से ही नए खेल आते हैं और ज्यादा खतरनाक। जैसे वो चाबियां और चाकू वाला, क्या था वो? ओहो हाँ, चाबी ढूंढो, दरवाजा खोलो, हाँ। पर कोई चाकू लेकर पीछे पड़ा है। मतलब डर का एक अलग ही लेवल था। और वो पुल पर रस्सी कूद, उफ। और आखिर में वो एकदम दहला देने वाला ऊंचाई पर स्क्विड गेम। हाँ, ये सब बहुत तेजी से होता है। मतलब 6 एपिसोड में पैक किया है सब कुछ। बिल्कुल। और ये छोटा फॉर्मेट, मतलब 6 एपिसोड का, कहानी को बहुत टाइट और ग्रिपिंग रखता है। हर मोमेंट जरूरी लगता है, कहीं कोई ढील नहीं। हाँ, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस तेज रफ्तार की वजह से कुछ किरदारों की जो इमोशनल डेप्थ थी, हाँ। या उनके आपसी रिश्ते, उनको शायद और एक्सप्लोर करने का मतलब मौका कम मिला। हाँ, मुझे भी ये लगा, जैसे कुछ चीजें थोड़ी जल्दी में निपट गईं। हाँ, कह सकते हैं। खासकर गिनुन का जो सफर है इस सीजन में, वो बहुत उतार चढ़ाव वाला है। एक तरफ वो गुस्से में आकर अपने साथी खिलाड़ी देहो को मार देता है। हाँ, वो एक शॉकिंग मोमेंट था। बहुत। और फिर उस अपराध बोध में, गिल्ट में, वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। ये बहुत भारी पल थे। लेकिन फिर कहानी घूमती है जब वो जुंगी और उसके नवजात बच्चे की जिम्मेदारी लेता है। वो बच्चा जो बाद में प्लेयर 222 बनता है। हाँ, वो बच्चा जैसे उस नर्क के बीच में, क्या कहते हैं, मासूमियत का प्रतीक बन जाता है, एक उम्मीद की तरह। सही कहा। और इसी बच्चे, इसी उम्मीद को बचाने के लिए गिरुन का वो फाइनल सैक्रिफाइस, जो वो कूदने से पहले कहता है, खिलाड़ी इंसान है, जानवर नहीं। उफ, वो लाइन, वो सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो उस पूरे अमानवीय सिस्टम पर एक पावरफुल स्टेटमेंट था बिल्कुल। कि इंसानियत सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकती है, चुनी जा सकती है, भले ही उसकी कीमत जान क्यों ना हो। ये उसके कैरेक्टर का मतलब निचोड़ था। सही। अब आते हैं उस सबसे बड़े ट्विस्ट पर, जिसने शायद सबसे ज्यादा चौंकाया। फ्रंटमैन हुआंग इन हो, हाँ, उसका राज। कि वो असल में ओ यंग इल है, मतलब खेल बनाने वाले बूढ़े ओ इल नाम का बेटा। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब अटकलें थीं पर कंफर्मेशन। हाँ, और ये भी पता चलता है कि वो खुद 2015 वाले गेम्स में एक बेरहम खिलाड़ी था, लेकिन गीहुन की मौत के बाद जो वो करता है वो समझ नहीं आता। हाँ, मतलब बच्चे को बचाना। और जीती हुई सारी रकम गीहुन की बेटी तक पहुंचाना, ये उसके पिछले बर्ताव से एकदम अलग है। बिल्कुल। और यहीं पर ये किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो सिर्फ विलेन नहीं रह जाता। हाँ, क्या वो भी सिस्टम का शिकार है, जो बाद में खुद शिकारी बन गया? ओ इल्नाम का असर, फिर गीहुन के बलिदान का असर, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। उसके इरादे क्या हैं अब? क्या वो बदल रहा है, या ये भी कोई चाल है? पता नहीं। एक पहेली बन गया वो। बिल्कुल। और ये जटिलता सिर्फ फ्रंटमैन तक नहीं है, दूसरे किरदार भी हैं, जैसे ग्यूमजा का गिल्ट में सुसाइड कर लेना, और जुंगी का अपने बच्चे के लिए जान दे देना। हाँ, ये सब दिखाता है कि खेल का साइकोलॉजिकल असर कितना भयानक है। मतलब कैसे वो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। हर कोई किसी न किसी तरह से टूट रहा था, और यही हमें शो की जो कोर थीम्स है उन पर वापस लाता है। जैसे इंसानियत और पाशविकता के बीच की लड़ाई, सैक्रिफाइस और गिल्ट का बोझ, और सबसे बढ़कर वो पैसा और पावर कैसे इंसान को करप्ट कर देते हैं। हाँ, वो वीआईपी मेहमानों का रवैया देखकर तो साफ पता चलता है, उनके लिए ये बस तमाशा है। बिल्कुल। और ये सीजन इन थीम्स को और शार्प कर देता है, ज्यादा इंटेंस। तो अगर हम सम अप करें, तो सीजन 3 ने गेहून की कहानी को एक बहुत ही दमदार और इमोशनल एंड दिया।
भले ही दुखद था पर मेमोरेबल था। हाँ, मैं सहमत हूँ। कसी हुई कहानी, गेहुन का कैरेक्टर आर्क, इमोशनल डेप्थ, ये सब इसकी मजबूतियां हैं। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, रफ्तार शायद कुछ लोगों को तेज लगी होगी। हाँ, ये मुमकिन है। और शायद कुछ लोगों को फ्रंटमैन वाला खुलासा उतना चौंकाने वाला न लगा हो। शायद उन्होंने अंदाजा लगा लिया हो सकता है, लेकिन अंत जो है वो डबल मीनिंग वाला है ना। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो गेहून की पर्सनल कहानी का अंत होता है, दुखद पर सार्थक। उसने अपनी लड़ाई जीत ली, अपनी इंसानियत बचा ली। लेकिन दूसरी तरफ वो आखिरी सीन, अमेरिका में एक नया रिक्रूटर, वही लाल नीले कागज वाला डगजे का खेल। वो चीख चीख कर कहता है कि खेल खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोरिया की बात नहीं, ये ग्लोबल है और ये चलता रहेगा। गेहून की नैतिक जीत हुई, पर वो सिस्टम जिसने ये खेल बनाया वो तो अभी भी खड़ा है, जस का तस। हाँ, ये गेहूं की यात्रा का एक मतलब मार्मिक समापन तो है, पर ये समाज पर जो टिप्पणी है उसे और गहरा कर देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो ठीक है, गेहूं की कहानी खत्म, पर खेल जारी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। फ्रंटमैन ओ यंग गिल, जिसने गेहूं के बलिदान के बाद कुछ अलग बर्ताव दिखाया, जिसका अपना अतीत खून और धोखे से भरा है, उसका अगला कदम क्या होगा? क्या उस जैसे किरदार के लिए उस बेरहम सिस्टम के अंदर रहते हुए भी किसी तरह के रिडेम्पशन की, मतलब प्रायश्चित की कोई गुंजाइश है? या वो भी उसी चक्रव्यूह में फंसा रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो शायद कभी हल ना हो।